सोचिए, 17वीं शताब्दी का युद्ध का मैदान कैसा रहा होगा। आज के इस विश्लेषण में हम इतिहास के एक ऐसे अद्भुत और रोमांचक हिस्से को एक्सप्लोर करेंगे जिसने लड़ाई के पूरे नियम ही बदल कर रख दिए थे। एक ऐसा अदृश्य हथियार जिसने अपनी बेहतरीन इंटेलिजेंस से बड़ी बड़ी सेनाओं को धूल चटा दी। आज बात होगी मराठा साम्राज्य के उस मास्टर खुफिया जासूसी नेटवर्क की, जिसका नाम सुनकर ही बड़े बड़े साम्राज्य रास्ता भटक जाते थे। इस पूरे विश्लेषण की रूपरेखा कुछ ऐसी रहेगी। पहले हम द इनविजिबल वेपन को समझेंगे, फिर उसके मास्टरमाइंड एंड द नेटवर्क को देखेंगे, उसके बाद कम्युनिकेशन और काउंटर इंटेलिजेंस की बात होगी, फिर आएंगे वो 6 हिस्टोरिक मास्टर स्ट्रोक्स और आखिर में इस नेटवर्क का एवोल्यूशन और फाइनल डिक्लाइन। तो चलिए सीधे चलते हैं अपने पहले हिस्से पर, द इनविजिबल वेपन, यानी डेविड बनाम गोलायत की वो कड़ी टक्कर। 17वीं शताब्दी के दक्कन का माहौल एक उबलते हुए ज्वालामुखी जैसा था, और इस सब के बीच उस वक्त के मुगल इतिहासकारों ने अपनी डायरी में एक ऐसी हैरान करने वाली बात लिखी जिसने सबको पूरी तरह सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने लिखा कि शिवाजी महाराज की सेना रात के अंधेरे में गायब हो जाती है, पहाड़ लांघ जाती है और नामुमकिन किलों में बिल्कुल जादू की तरह घुस जाती है। उन्हें सच में लगता था कि सह्याद्री के पहाड़ों में कोई काला जादू हो रहा है, लेकिन असल में वो एक बेहद हाईली सोफिस्टिकेटेड इंटेलिजेंस ऑपरेशन था। लेकिन सवाल उठता है, इस अदृश्य हथियार की आखिर जरूरत पड़ी ही क्यों? जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। एक तरफ मराठा फोर्सेस थे जिसमें शुरुआत में मुश्किल से 4000 लोकल सैनिक थे, और दूसरी तरफ 1 लाख से ज्यादा की विशाल मुगल सेना जिसके पास अपना बारूद था, भारी तोपें थीं और बख्ताबरंद हाथी थे। एक डायरेक्ट आमने सामने की जंग किसी भी हाल में मुमकिन ही नहीं थी। इसीलिए युद्ध के रूल्स ऑफ एंगेजमेंट को पूरी तरह से बदलना ही था। और यहीं से जन्म होता है इस मास्टर स्ट्रैटेजी का, गनीमी कावा यानी गोरेला वॉरफेयर। इसका सिंपल सा कोर प्रिंसिपल ये था कि दुश्मन के बारे में एब्सोल्युटली सब कुछ पता होना चाहिए, जबकि खुद पूरी तरह से अनडिटेक्टेड रहें। बिना प्री प्लान्ड इंटेलिजेंस के ये वॉरफेयर नामुमकिन थी, और इसीलिए इंफॉर्मेशन उनका सबसे बड़ा और खतरनाक हथियार बन गई। अब आते हैं इस कहानी के दूसरे हिस्से पर, मास्टरमाइंड एंड द नेटवर्क, यानी वो अदृश्य सेना जिसने ये सब मुमकिन कर दिखाया। इस पूरे नेटवर्क को आकार देने वाले लेजेंडरी स्पाई मास्टर थे बाहिर जी नायक, जिनका असली नाम दौलत राव था। इनकी खासियत क्या थी? उन्होंने बीजापुर में रहकर इस्लामी धर्मशास्त्र पढ़ा, फारसी दरबारी रीति रिवाजों की डीप ट्रेनिंग ली, ताकि दुश्मन के दरबार की नब्ज को बिल्कुल परफेक्टली समझा जा सके। ये समझ लीजिए कि उन्होंने दुश्मन के कल्चर को इतना अपना लिया था कि उनके बीच बिल्कुल उन्हीं के जैसा बनकर घुल मिल गए थे। और इसी मास्टरमाइंड ने ना दिखने वाले जासूसों की एक पूरी फौज खड़ी कर दी। इनके भेष सुनिए, फकीर, साधु, घूमने वाले व्यापारी, ज्योतिषी, यहाँ तक कि कपड़े धोने वाले और सब्जी बेचने वाले भी। लेकिन सबसे बड़ा गेम चेंजर था रामोशी, बैराड़ और भील जैसे ट्राइबल हंटर्स को इसमें शामिल करना। सह्याद्री के घने जंगल और पहाड़ इन जनजातियों के लिए उनके आंगन जैसे थे। उन्हें एक एक रास्ता, एक एक पानी का स्रोत मालूम था। ये लोकल लोग नेटवर्क की ऐसी आंख और कान बन गए जिन्हें डिटेक्ट करना दुश्मन के लिए एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल था। अब ये ग्राउंड पर काम कैसे करता था, इसका एक सटीक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए मुगल छावनी में कोई कपड़े धोने वाला बनकर बैठा है। उसने नोटिस किया कि एक व्यापारी अचानक 20,000 घोड़ों की नाले यानी हॉर्स शूज खरीद रहा है। एक आम आदमी के लिए ये एक बेहद साधारण बात होगी, लेकिन इस नेटवर्क के लिए इसका मतलब क्लियर था। एक बहुत बड़ी आर्मी आने वाले कुछ ही दिनों में कूच करने की तैयारी में है। ऐसे ही छोटे छोटे अंश जोड़कर ये जासूस आने वाले खतरे की एक बड़ी और क्लियर तस्वीर बना लेते थे। तो चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, कम्युनिकेशन एंड काउंटर इंटेलिजेंस, यानी इनका द गोल्डन रूल। इतनी सारी वाइटल इंफॉर्मेशन आखिर फ्लो कैसे होती थी? यहां पर आता है इस पूरे ऑपरेशन का दी अल्टीमेट रूल, एब्सोल्युटली नो रिटन नोट्स अलाउड। एक भी डिटेल लिखी नहीं जाएगी, सब कुछ वर्बली परफेक्टली मेमोराइज करना होता था। सोचिए, एक छोटा सा कागज का टुकड़ा अगर पकड़ा गया तो पूरा का पूरा ऑपरेशन एक्सपोज हो सकता था और स्वराज्य के सपने पर पानी फिर सकता था। इसलिए सॉलिड मेमोरी और तेज कोडेड सिग्नल्स ही इनका कम्युनिकेशन का जरिया थे। और काउंटर इंटेलिजेंस का क्या? घर के भीतर छुपे गद्दारों से बचने के लिए शिवाजी महाराज ने सिस्टम को ही कंप्लीटली रीस्ट्रक्चर कर दिया। जैसा कि हम इस टेबल में देख सकते हैं, ट्रेडिशनल सिस्टम में पेमेंट जमीन या जागीर के रूप में मिलती थी, जिससे कमांडर खुद छोटे राजा बन जाते थे और लॉयल्टी का रिस्क बहुत हाई होता था। पर महाराज ने सीधे ट्रेजरी से कैश सैलरी देनी शुरू की। अब सेना सेंट्रलाइज थी
और सबसे कमाल की बात, बाहिरजी का नेटवर्क सिर्फ दुश्मन पर ही नजर नहीं रखता था, वो अपनी ही सेना में एक एंटी करप्शन ब्यूरो की तरह काम करता था। ट्रीजन का चांस बिल्कुल खत्म। अब देखते हैं इस नेटवर्क का असली मैजिक जमीन पर। चौथा हिस्सा, 6 हिस्टोरिक मास्टर स्ट्रोक्स, द इंटेलिजेंस हाइस्ट। इन सभी हिस्टोरिक एक्शंस के पीछे हमेशा एक 4 स्टेप्स का रैपिड फायर लूप काम करता था। नंबर 1, इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना। नंबर 2, वीकनेसेस को थॉरली एनालाइज करना। नंबर 3, बेहद तेजी से डिसाइसिव एक्शन लेना। और नंबर 4, कोशिश करना कि कम से कम खून बहे। ये ऑब्जर्वेशन और क्विक एक्शन का रिलेंटलेस लूप मराठा फोर्सेस को उन भारी भरकम स्लो मूविंग मुगल सिस्टम से लाइट ईयर्स आगे रखता था। एक बार इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। 1659 का प्रतापगढ़, जहां अफजल खान का असैसिनेशन प्लॉट पहले ही एक्सपोज हो गया। 1660 में पन्हाला फोर्ट का वो हैरानगेज सीक्रेट एस्केप। 1661 में उम्बरखिंड की घाटी में 20,000 मुगल्स को ट्रैक करके ट्रैप किया गया। फिर 1663 का लाल महल इन्फिल्ट्रेशन, 1664 की सूरत की प्लानिंग और 1666 का दी आइकॉनिक आगरा एस्केप। ये सब रिवायती जंग बिल्कुल नहीं थी, ये एकदम मास्टर क्लास इंटेलिजेंस हाइस्ट थी। आइए इनमें से 2 सबसे ऐतिहासिक किस्सों को ध्यान से देखते हैं। खासकर 1663 का लाल महल ऑपरेशन देखिए। शाइस्ता खान हजारों पहरेदारों के बीच अंदर बैठा था। वहां फिजिकली घुसना वर्चुअली इम्पॉसिबल था। लेकिन जासूसों ने क्या रास्ता निकाला? उन्होंने एक शादी की बारात के लेजिटिमेट परमिट्स हासिल किए और उन्हीं परमिट्स के सहारे 400 एलीट सोल्जर्स को इल्लीगली परफेक्टली लीगल तरीके से स्मगल कर लिया। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये दुश्मन पर एक ऐसा डीप साइकोलॉजिकल स्ट्राइक था जिसने उनके पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया। और फिर 1666 के उस ऐतिहासिक आगरा एस्केप को कौन भूल सकता है? गार्ड की साइकोलॉजी को मैनिपुलेट करने का एक एब्सोल्यूट मास्टर क्लास। बीमारी का नाटक करके रोज मिठाई के टोकरे भेजना ताकि गार्ड्स चेक करना ही छोड़ दें और फिर उन्हीं टोकरों में बैठकर आराम से एस्केप कर जाना। लेकिन इस एस्केप का टर्निंग पॉइंट सिर्फ आगरा में नहीं था। असली मैजिक था बाहिरजी नाइक द्वारा पहले से ही बिछाया गया 700 माइल लंबा सेफ हाउसेज और रिलेज का पूरा वेब। बिना इस प्री प्लान नेटवर्क के वो ऐतिहासिक बचाव कभी मुमकिन ही नहीं होता। आइए अब इस एक्सप्लेनर के आखिरी दौर में चलते हैं। 5वां हिस्सा, एवोल्यूशन एंड फाइनल डिक्लाइन, यानी इस लेजेंडरी नेटवर्क की आखिरी विरासत क्या रही। छत्रपति शिवाजी महाराज और बहिरजी नाइक के बाद इस नेटवर्क का रूप बदलना शुरू हुआ। संभाजी और राजाराम के दौर में जब एम्पायर बिल्कुल सर्वाइवल मोड में था, तब किले सिर्फ मिलिट्री फोर्ट नहीं रहे, वो इन्फॉर्मेशन रेलवे स्टेशंस बन गए थे। एक ऐसी प्री प्लान रेलवे जहां लोकल मुखाबिर, तेज घुड़सवार और गांव वाले सब इंटीमेटली कनेक्टेड थे। इसी कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज स्ट्रैटेजी ने ताकतवर औरंगजेब को बरसों तक परछाइयों के पीछे भगाया और उसकी सप्लाई लाइंस और डाक सिस्टम को पूरी तरह तबाह कर दिया। लेकिन वक्त के साथ हर चीज बदलती है। 18वीं शताब्दी आते आते और बाद के मराठा दौर में ये नेटवर्क दरबारी गुटबाजी और इंटरनल पॉलिटिक्स का शिकार हो गया। वो यूनिफाइड फोकस फैक्शनलाइज हो गया। और फिर उस दौर में एंट्री होती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। उनका डेटा जमा करने का सिस्टम कंप्लीटली अलग था, हाईली सिस्टमैटिक, हेवीली ब्यूरोक्रेटिक और डॉक्यूमेंट बेस्ड। इस नए हाईली ऑर्गेनाइज्ड और लिखित सिस्टम के आगे वो पुराना जुबानी और इंटरनल पॉलिटिक्स से बिखर चुका मराठा जासूसी ढांचा धीरे धीरे अपनी धार खो बैठा। लेकिन इस पूरे विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक बहुत बड़ा सवाल जरूर उठता है। जरा सोचिए, अगर 17वीं सदी का एक साम्राज्य बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के सिर्फ ग्राउंड इन्फॉर्मेशन के दम पर हजारों की सेना को क्रिपल कर सकता था, तो आज के इस हाइपर कनेक्टेड दौर में जहां डेटा की कोई कमी नहीं है, वही डेटा आखिर किन अदृश्य युद्धों को कंट्रोल कर रहा है। इन्फॉर्मेशन कल भी सबसे बड़ा हथियार थी और सच तो यह है कि इन्फॉर्मेशन आज भी सबसे बड़ा हथियार है। आशा है कि इस खुफिया सेना पर हमारे विश्लेषण आपको जानकारी से भरा और रोचक लगा होगा। इस आखिरी सवाल पर जरूर विचार कीजिए। मिलते हैं अगले